हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, यूपीपीसीएस मेंस के लिए लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है और यह सही समय है जब मुझे लगता है कि एक नई स्ट्रेटजी की यहाँ पर आवश्यकता है, एक नई रणनीति की आवश्यकता है कि कैसे इन 100 दिनों को हम लोग एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, कैसे इन 100 दिनों में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो 100 दिन का टाइम बचा हुआ है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पर पेपर के हिसाब से लगभग 12 दिन का टाइम मिला है। ठीक है, 12 दिन में आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना भी है और रिवाइज भी करना है, साथ में आंसर राइटिंग इम्प्रूव भी करना है। इन 100 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना। पढ़ना एक अलग मैटर है और लिखना एक अलग मैटर है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो लेकिन उसकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी ना हो। जैसे मैं खुद कई लोगों की कॉपी चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार बहुत कंटेंट के लेवल पे बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन आंसर राइटिंग स्किल के लेवल पे अगर देखा जाए तो उनकी कॉपी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम यंग हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग स्किल जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली वो लोग उनकी अपेक्षा ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं जिनको बहुत नॉलेज है और जो लगातार सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक नया स्टूडेंट आता है, 6 महीने तैयारी करता है, आंसर राइटिंग करता है और फिर वह सिलेक्ट होकर निकल जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कशन करने वाला हूं कि इन 100 दिनों में किस तरीके से हमें अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ, जैसे कि सबसे पहले कि आंसर की जो स्टार्टिंग है। ठीक है, देखो, एक तो होता है नोट्स बनाना। जैसे नोट्स आपके जितने अच्छे होंगे, आपकी आंसर राइटिंग उतनी ही बेहतर होगी। अगर आपके नोट्स शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, डायग्राम फ्लोचार्ट के फॉर्मेट में नोट्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो मैटर नहीं करता है आपके पास कितनी नॉलेज है, मैटर ये करता है कि आप कैसा लिख रहे हो। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर 125 वर्ड्स लिखने हैं मिनिमम, या किसी भी टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। 125 और 200 शब्द आपको मैक्सिमम लिखने हैं। अब यार इन 125 और 200 शब्दों के लिए हम लोग कितना पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार इन 125 शब्दों के लिए और 200 शब्दों के लिए हम लोग कितना पढ़ें। क्या कोई एक टॉपिक के ऊपर 10 पेज की नोट्स तैयार कर लें, या फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर एकदम महारत हासिल कर लें, तो ये एक गलत स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, हम लोगों को जो एफर्ट करना है वह करना है कि आपके पास हर टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छे नोट्स तैयार हों, जिसमें उस टॉपिक के सारे डायमेंशंस कवर हों। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी टॉपिक जो होता है आपका, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक आपका हो गया, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पेपर 3 का नैनोटेक। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे नैनोटेक का एग्जाम्पल ले लिया है। मैं अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि इसका डेवलपमेंट पूछ ले इंडिया में, है ना, कि भाई इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से जो है विकास हो रहा है, किस तरीके से विकास हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी का। या हो सकता है कि इसके अनुप्रयोग पूछ ले। ठीक है, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके जो है आपका यूजेस है। या फिर हो सकता है कि नैनो टेक किस तरीके से जो है एथिकल इशू क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी
एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं। हो सकता है कि चुनौतियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर पूछ ले कि नैनोटेक को नैनोटेक को आगे बढ़ाने में या नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, नैनो मिशन चलाया और कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से पॉलिसीज बनाई हैं, कौन से लॉ बनाए हैं, है ना, और कौन कौन से जो है रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं। हो सकता है ये पर्टिकुलर पूछ ले, या हो सकता है इसमें वो आगे की राह, वे फॉरवर्ड पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कि ये आगे की राह पूछ ले। तो यहाँ पर 5-6 डायमेंशंस हैं जो इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है एक आध डायमेंशंस और हो जो यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, लेकिन लगभग ये एक ब्रॉड लेवल पे जो डायमेंशंस है वो 5 या 6 डायमेंशंस होते हैं। तो अब इसमें आपको सपोज नैनोटेक का नोट्स बनाना है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए, एक परिभाषा हो नैनो टेक्नोलॉजी की, प्रॉपर डेफिनेशन हो कि नैनोटेक क्या कहलाता है। जब आप डेफिनेशन लिख देंगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए। इसके बाद आपको टारगेट ये करना है कि इसके अनुप्रयोग, इसकी चुनौतियां, इस गवर्नमेंट की पहलें और जो आगे की राह है, इन सभी के ऊपर कम से कम आपके पास 6 से 7 पॉइंट्स हों, 6 to 7 पॉइंट्स आपके पास सभी टॉप जो है डायमेंशंस उनको होने चाहिए। अगर 6-7 पॉइंट हैं तो डेफिनेटली आप मेंस का बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो सपोज वो आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट नैनोटेक, आप नैनो प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं और भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया भी है, तब भी आपको इस क्वेश्चन में कम से कम 4 डायमेंशंस कवर करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आईबीसी का कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 डायमेंशंस तो कवर करने ही हैं आपको, ठीक है। अब ये जो बी वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने गवर्नमेंट का जो है उसमें बदल दिया है, एफर्ट में बदल दिया है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए हैं। अब मैं सपोज ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मान लो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ से सपोज आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कम से कम 3 से 3.5 लाइन में इसकी परिभाषा लिख दी, ठीक है, कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो। अब यहाँ पे देखो अनुप्रयोग पूछे नहीं गए हैं, है ना, कि इसके क्या अनुप्रयोग हैं, लेकिन फिर भी आप एक तरह से इस तरीके का एक जो है बना सकते हो जिसमें इसके अनुप्रयोग सारे दिखा दो, ठीक है। सपोज आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पे लिख दिए इसके अनुप्रयोग, ठीक है, क्योंकि वो नैनो आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हो जाएगा लगभग उसके बाद, है ना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो चीज पूछी नहीं गई है ना वो बहुत डिटेल में नहीं बताना है। ये सिंपल इसलिए बताया है क्योंकि जिससे कि हम जो है नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से बता पाए। यहाँ पे परिभाषा हो गई है, अनुप्रयोग पूछा गया है तो अनुप्रयोग आप यहाँ पे लिख दीजिए, जितने भी अनुप्रयोग हैं इसके, सब किसी भी क्षेत्र में हो गया, हेल्थ में हो गया, है ना, आपका फूड सिक्योरिटी में हो गया, या जो भी आपके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए तो फिर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के एफर्ट आपको लिख देने हैं, जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए हैं। लेकिन आपको लिखने के दौरान में यह ध्यान रखना है कि हमको अपने आंसर को इस तरीके से लिखना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपका आंसर पढ़ना ना पड़े, ठीक है, ये बड़ी बात है। जितने भी लोग मेक आईएएस में
कॉपी देखकर आए हुए हैं अपने आरटीआई के थ्रू, उन्होंने आकर यही बताया कि वहां पर कॉपी पढ़ी बहुत कम जाती है, केवल देखी जाती है। और अगर देखने में आपकी कॉपी अच्छी होगी, आपकी कॉपी देखने में अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो तरीका है ये एक्चुअली देखने वाला तरीका है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझो, यहाँ पे आपने इंट्रो लिखा और यहाँ पे अनुप्रयोग लिखा, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट आप कई सारी सेम चीजों में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका आ गया गुड गवर्नेंस, है ना। मान लो गुड गवर्नेंस की आपका जो है आ गया कि भाई आप सुशासन से क्या समझते हैं, और भारत में सुशासन को लागू करने के लिए सरकार ने कौन सी पहले चलाई है ना, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए हैं, या फिर क्या चैलेंजेस हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखेंगे 3 लाइन में, फिर यहाँ पे लिख देंगे जो जो गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो जो इसके घटक हैं, कि भाई क्या क्या होना चाहिए। एक ओपननेस होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है ई शासन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता। तो ये समझ रहे हो ना, ये सेम चीज आप इसमें भी यूज कर सकते हो। एथिक्स में अगर मान लो कोई चीज आ जाती है, तो वहां पर भी सेम चीज। मान लो एथिक्स में आ गया कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं, तो आपने सिंपल इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी, और डेनियल गोलमैन ने जो भी जो है बताए हुए हैं 5 तरह के उनके जो कंपोनेंट हैं, आप वो लिख सकते हो। गुड गवर्नेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, वैल्यूज हो गया। मान लो मूल्यों के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, तो आपने मूल्य की डेफिनेशन लिखी, है ना, और यहाँ पर जो है मूल्य लिख दिया। अच्छा, सपोज मान लो यहाँ पर मूल्यों की डेफिनेशन आती है, तो कुछ इनोवेशन खुद भी कर सकते हैं। मान लो मूल्यों की डेफिनेशन आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे, सपोज आपकी मूल्यों की डेफिनेशन आ गई है, तो इसको हमने 2 पार्ट में यहाँ पे लिख दिया, प्रशासनिक मूल्य, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया मानवीय मूल्य, ठीक है। और इसको 4 मूल्य यहाँ पे लिख दी, 4 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख दी। तो ये तरीका होता है अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने का, ठीक है। और मैं ये सीओडी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी कॉपी जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे, ठीक है। मैं लगातार 2018 से देख रहा हूँ, मेक आईएएस से 2018 से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। और मैं जब कॉपी कंपेयर करता हूं, तो जितने भी हमारे यहाँ से डिप्टी कलेक्टर बने होते हैं, उन सभी की कॉपी कंपेयर करता हूं, और सभी की कॉपी मेक आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप जाके देखेंगे ना, तो 2018 से लेकर 2023 तक आपको ये सिमिलरिटी मिलेगी जो डिप्टी कलेक्टर उनकी कॉपी में, कि उनकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखा, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरी चीज आपने लिख दी। तो सिंपल देखो, जब आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा जब आप लिखेंगे, तो परिभाषा के साथ आपको एक ये भी लिख देना है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये सेम चीज फॉलो करनी है, ठीक है, नहीं तो फिर पता चले कि आपने जो है हर क्वेश्चन में सेम चीज ये फॉलो कर ली, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है कि जब भी आपको जो है इसमें करना है, एक दूसरी तरीका और है। जैसे एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि मान लो आपका पेपर 1 है, ठीक है, और पेपर 1 में मान लीजिए आपका, एक सेकंड, ठीक है। मान लीजिए आपने पेपर 1 दे रहे हैं, और पेपर जीएस पेपर 1 में मान लो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, हिस्ट्री का है, आर्ट एंड कल्चर का है, ज्योग्राफी का है, सोसाइटी वाला है। तो उसमें आप इसके साथ में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि आपका जो आंसर की स्टार्टिंग हो, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम यार उसको पढ़ने का एक बार मन तो हो। तो आप क्या कर सकते हो, सब जैसे मान लीजिए
आपका सांप्रदायिकता के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो पेपर 1 में कम्युनलिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अगर सांप्रदायिकता के ऊपर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने लिखी परिभाषा। सांप्रदायिकता की परिभाषा एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए, परिभाषा में जो कीवर्ड मिलने चाहिए वो मिले। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सांप्रदायिकता का ही एग्जांपल ले लूं, तो यार मेरे एक ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है धर्म का प्रभाव बहुत जरूरी है, तो धर्म शब्द होना परिभाषा में बहुत जरूरी है। धर्म शब्द के साथ यहाँ पर जो है श्रेष्ठता की भावना होना भी बहुत जरूरी है। एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो वैमनस्य का भाव है, ठीक है, वो होना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, है ना। इसके बाद अपने हित, इसमें एक हित शब्द होना भी बहुत जरूरी है ना, कि अपने हितों को देखते हुए दूसरे धर्म के प्रति जो है वैमनस्य की भावना। तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक ही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, ठीक है। देखो अब ये आपने लिखी यहाँ पे परिभाषा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। इसके बाद परिभाषा के बाद आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है 2 लाइन का। तो यहाँ पर डेफिनेशन है थोड़ा गैप देकर, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर गैप देकर एक स्टेटमेंट लिख देना है। तो या तो अगर आप ब्लू पेन से ही लिख रहे हैं तो उसको बंद कर देना बॉक्स में, और अगर ब्लू पेन से नहीं लिख रहे हैं ब्लैक पेन से लिखें तो ये और बेटर है, ठीक है। और अगर आप मान लो ब्लू पेन से ही लिख रहे हैं तो आप सीधा बॉक्स में बंद कर दो। जैसे अगर मान लो सांप्रदायिकता के ऊपर ही है तो आप महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आता है ये विकास वाली पार्ट, तो आ गया मान लो कि भाई भारत में किस तरीके से सांप्रदायिकता का विकास हुआ है, तो फिर वो डेवलपमेंट बता देना है। तो डेवलपमेंट में भी आप क्रोनोलॉजी के माध्यम से लिख सकते हो कि भाई बंगाल विभाजन हुआ, उसका 1909 का एक्ट आया, उसके पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1857 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कई लोग यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से स्टार्ट कर देते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है, कि भाई वहां से देखने को मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ ये कि किस तरीके से हम अपना ये जो आधा पेज है इसको हम लोग बेहतर करें। इसके बाद सिंपल जो भी आपका है, या तो रीजन आएगा या प्रभाव आएगा या कारण आएगा, मतलब प्रभाव हो गया, कारण हो गया, विकास हो गया, मतलब जिस तरीके का भी पूछा हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। और सेम चीज आपको एथिक्स में करनी है। एथिक्स में सिंपल डेफिनेशन लिखना है, तो उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिख देने हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है कि मान लो हिंसा, क्रोध, है ना, हैप्पीनेस, या फिर कोई और डेफिनेशन, तो उसमें सिंपल अगर कोई स्टेटमेंट भी आपको याद आ रहा है तो फिर वो स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो कॉपी की स्टार्टिंग है वो अच्छी हो जाएगी, इंट्रो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंट्रो के बाद आपको ये हो, अब मान लीजिए जैसे कि करंट का कोई टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये तो मैंने बताया, मान लो करंट में कोई टॉपिक आ गया है आपके कि भाई आप ले लो कोई भी ले लो, मान लो हम फॉरेस्ट फायर का ले लें एक एग्जांपल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वनाग्नि, दावानल भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल हमने ले लिया, तो अब इसमें क्या करना है, वही सेम चीज की परिभाषा आपने लिखी, ठीक है, कि वनाग्नि या फॉरेस्ट फायर किसको कहते हैं, और फिर यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिख दिए या फिर डेटा लिख दिया, कुछ आंकड़े लिख दिए, और उसको वही सेम चीज आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना। कि यहाँ पे मान लो आपने ब्राजील के उसका जो है वनों का लिख दिया एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि का लिख दिया, यहाँ पे उत्तराखंड का लिख दिया, और फिर साथ में लिख दिया कि भाई भारत में लगभग 700-800 घटनाएं हैं जो एक साल में घटी हैं वनाग्नि की वजह से। अब जो अगला पार्ट आएगा वो या तो होगा कि वनाग्नि के कारण क्या है, ठीक है, या फिर होगा कि वनाग्नि का क्या इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, या हो सकता है कि जो है वनाग्नि से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो इस तरीके के 4-5 डायमेंशंस हो सकते हैं, तो वो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके आंसर का पहला पार्ट कि आप अपने आंसर का स्टार्टिंग कैसे अच्छी बनाए,
ठीक है, तो आंसर की स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, अच्छी करना है ना। अगर आंसर की स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका आंसर पढ़ेगा कौन। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें मजबूर करना है कि यार वो देखे, वो कम से कम देखे कि आप अच्छा लिख रहे हो। इसके बाद देखो, इसके बाद हम आते हैं इसके बाद वाले पार्ट के ऊपर, कि सपोज आपका कोई भी पार्ट है जिसमें आपका आ गया कारण, ठीक है, या फिर आपका आ गया प्रभाव, ठीक है, या फिर आ गया यहाँ पे रीजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगा, या फिर आपका आ गया विकास, डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं अप्रोच में, तो वो चीज अलग है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो वो, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ही है जो एनालिटिकल अप्रोच की डिमांड करते हैं हमें, लेकिन कोशिश ये करना है कि भाई इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए तो नंबर वन तो ये फोकस करना है कि हमें कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी कीवर्ड आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। अगर आपके आंसर में कीवर्ड नहीं है तो वास्तव में उसको सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉपी देखता हूँ, वो सीधा सीधा लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, उनकी आंसर राइटिंग में कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि कीवर्ड जरूर हो। ठीक है, तो एक जब भी आप अपना कोई भी एक पॉइंट बनाइए तो उसमें एक कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक होना चाहिए कोई भी डिस्क्रिप्शन, है ना, एक जो है इसके बारे में कुछ भी आप संक्षेप में लिख सकते हो, एक विवरण होना चाहिए, है ना, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एक, इसके साथ में एक आपका डेटा या एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज मिलके आपका एक पॉइंट तैयार होता है, और आपके हर पॉइंट में ये तीन चीज होनी चाहिए। देखो, सिंपल, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक जनरल पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, मान लो आ गया कि भाई भारत में बेरोजगारी गरीबी के क्या कारण है ना, आपका आ गया भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण है, तो आप सिंपल आंसर लिखते दे रहे हो, है ना, आपने लिख दिया बेरोजगारी के कारण, तो कौशल विकास का अभाव हो गया। ठीक है, आपने लिख दिया कि बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, उद्योगों का पतन हो गया, ये मतलब कुछ भी आप लिखते जा रहे हो, है ना, और उसमें क्या कर रहे हो कि सिंपल एकदम वो आपके पॉइंट है, एकदम जनरल पॉइंट है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं ना, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं उसमें, आपके एवरेज मार्किंग हो जाती है। अगर सपोज आप वहीं पे लिख रहे हो कि कौशल विकास का अभाव, है ना, कौशल विकास का अभाव, तो अगर आपको ये लिखना है कि लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो इसके बाद कम से कम एक डेटा या एग्जाम्पल हो आपका। ठीक है, एक डेटा या एग्जाम्पल आपके पास हो, है ना, और सेम डेटा आपको कई जगह पे यूज होगा, ऐसा नहीं है कि एक डेटा आपने लिख लिया फिर वो यहीं पर यूज हो रहा है ना, आपने कौशल विकास का एक डेटा निकाला और वो डेटा कहीं कई जगह पे यूज हो जाएगा। आप इस तरह का कोई एक ग्राफ भी बना सकते हो कि भाई हमने बना दिया 2014 में ये थी कौशल विकास की कंडीशन, और 2023 में ये कंडीशन हो गई, है ना, हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ से बनाया, यहाँ से और ऊपर चला गया, मतलब कोशिश करनी है। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप पहले से रख लोगे अपने पास बना के। अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ से पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी और फिर मैं वहां पर जाके ये चीज कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना दिमागी हमारा काम नहीं करेगा, 3 घंटे हैं, 7 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है आपको, मतलब पॉसिबल नहीं है कि वहां पे जाके आप डायग्राम ग्राफ और फ्लो चार्ट में माइंड लगा पाए। वो तभी पॉसिबल है जब पहले से ही आपके पास ये सारी चीजें बनी हुई हो। ठीक है, तो अब आपको फोकस क्या करना है कि
जितने भी ये चीजें हों, है ना, और इस तरीके, अच्छा कुछ चीजें और हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पॉइंट लिख रहे हो, ये तो मान लो एक पॉइंट हो गया। सपोज आपने एक पॉइंट लिखा जिसमें आपके पास कोई डेटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि अवसंरचना का विकास, ठीक है, अवसंरचना का विकास। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक पॉइंट लिख दिया, किसी भी चीज में लिख दिया, आपने हेल्थ में लिख दिया या ओवरऑल लिख दिया, मतलब किसी भी चीज में अवसंरचना का विकास। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो ना, इसको आप लोग छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे अवसंरचना का विकास हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई भौतिक अवसंरचना का विकास और सोशल और सामाजिक, सॉरी, सोशल इंफ्रा का डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल इंफ्रा का डेवलपमेंट। अब मान लो मैंने ये लिख दिया और फिर इसके बाद भौतिक को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो सारी, सोशल में एजुकेशन हेल्थ वगैरह है, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया ना कि इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक मल्टी डायमेंशनल बना दिया। एक पॉइंट को आपने एक ही पॉइंट में काफी सारे डायमेंशंस कवर कर लिए, ठीक है। उसी तरह तो मतलब ये आपने लिखा कि भाई डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और आपने ये सारी चीजें जो है इसमें कवर कर ली। अब तो ये तो हो गया कारण प्रभाव और डेवलपमेंट वाली बात, कि आपको इस तरीके से एक पॉइंट तैयार करना है अपने आंसर का। तो अगर आपके पास 5 पॉइंट भी है ना, तब भी आप 5 पॉइंट में बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे, अगर इस तरीके से पॉइंट आप बनाओगे। और दूसरी चीज, आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल लगेगा। आंसर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि हर पॉइंट आपका इस तरीके से एक वैलिड हो, है ना, हर पॉइंट में कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीजें जो है ऐसी हो कि पढ़ने का वहां पर मन करे, है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं, मिस्टेक्स क्या ही बोलेंगे, मतलब लिखने का तरीका, एक होता है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए हुए हैं। तो कई लोग क्या करते हैं ना यार, गवर्नमेंट के जो स्टेप है, ठीक है, उन्होंने मान लो पहला ये स्टेप लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया, मान लो आपका आ गया कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए हैं, ठीक है। और मान लो इसमें आप कोई भी स्कीम लिख देते हो, मान लो आपने लिख दिया कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता जो अभियान है, मान लो उसके बारे में लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने जो भारत सेतु या भारत नेट परियोजना है उसके बारे में लिख दिया, या फिर कोई भी। अब मान लो यहाँ पर आप जो है डिजिटल लिटरेसी के बारे में आप लिखने वाले हो, या फिर आपने जो है प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण भारत जो है योजना के बारे में लिख दिया, या साक्षरता मिशन के बारे में लिख दिया। तो साक्षरता मिशन, सपोज मान लो ये आपने एक गवर्नमेंट की स्कीम लिख दी, है ना, कोई भी स्कीम हो सकती है, आयुष्मान भारत हो गया, मतलब XYZ कुछ भी। तो इसमें यार ये स्कीम लिख के नहीं छोड़ना है आपको केवल, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि स्कीम लिखी और स्कीम लिख के उन्होंने छोड़ दिया, तो वो बड़ा सिंपल लगता है कि भाई भारत ने गरीबी खत्म करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई है, कौशल विकास योजना लिख दिया उन्होंने, है ना, स्टैंड अप योजना लिख दिया उन्होंने, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है गरीबी हटाओ अभियान लिख दिया, या XYZ कुछ भी लिख दिया। तो ये इसके आगे आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम 1-2 पॉइंट लिखें, संक्षेप में लिखें। देखो कोई भी स्कीम चलाई जाती है ना, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर कौशल विकास स्कीम है तो वो उसका उद्देश्य है कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है, उसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी तरह अगर आयुष्मान भारत एक स्कीम है, तो उसका उद्देश्य है जो अब देखो गरीबी कम करने के लिए आयुष्मान भारत भी स्कीम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मेडिकल का इन्फ्लेशन है वो लगभग 14% है भारत में। अगर गरीबों की जेब के ऊपर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है हेल्थ में खर्चे का, ठीक है। तो गरीबी कम करने के लिए आयुष्मान भारत एक स्कीम है, लेकिन उसके साथ में वह स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी स्कीम हो तो उसके जो 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं,
तो वो जरूर उसमें शामिल हो। जैसे मान लो आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता मिशन है, ठीक है, मान लो ये आपका एक जो है मिशन है, अभियान है। अब इसमें क्या क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देना है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, और इसके साथ में आप यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना है, ठीक है, डिजिटल साक्षरता को। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3। तो आप इस तरीके से एक स्टेप जो है आपका पूरा हो गया, ठीक है। उसी तरह कोई एक्ट अगर मान लो बनाया है, मान लो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 वाला। अब आपका फॉर एग्जांपल कोई ये क्वेश्चन आ गया फूड सिक्योरिटी के ऊपर, और उसमें आ गया कि सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। तो अब क्या किया कि स्टूडेंट ने सिंपल लिखा फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 जो है 13, और फिर वो जो है वहां पे खत्म कर दिया। तो ऐसा मत करिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके बाद अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन, इसका क्या विस्तार है, कहाँ तक जो है ये कवरेज करता है, वो इसमें जरूर मेंशन कर देना। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी स्कीम ऐसे मत लिखना कि सिंपल देखो, भले ही आप जहां पर 8 स्कीम लिखने वाले हो वहां पर आप 6 लिखना, ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम 1-2 कीवर्ड्स को जरूर ऐड करना, है ना, जिससे आपकी कॉपी भरी हुई दिखे, और उसको चेक करने वाले को लगना भी चाहिए कि एक्चुअली जो आप कवर कर रहे हो वो आपको नॉलेज है उस बारे में। आप जो स्कीम लिख रहे हो आपको स्कीम का नाम नहीं पता है, आपको ये भी पता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना। और इसके बाद आपका एंड वाला पार्ट बचा है जो है कंक्लूजन। तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कंक्लूजन लिखने में कि आपके पास कुछ कीवर्ड्स पहले से लिखे हुए हों, ठीक है। तो वो सिंपल, अब जैसे मान लो समावेशी विकास के ऊपर आ गया, ठीक है, आपका इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें सर्वोदय एक शब्द है जो आप लिख सकते हो, सबका साथ सबका विकास एक वर्ड है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स अपने पास जरूर नोट डाउन करके रखना, जिससे कि आपकी जो है ये कीवर्ड्स आपके बड़े काम में जो है वहां पर आएंगे। सरकार का कोई मिशन है वो भी मेंशन कर सकते हो, सरकार का कोई टारगेट है, लक्ष्य है, वो भी मेंशन कर सकते हो। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो गया, ठीक है, या फिर विकसित भारत का हो गया, विश्व गुरु का हो गया, तो मतलब वो आपको कंक्लूजन में ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा आंसर जो है तैयार हो जाएगा, है ना, और आपकी आंसर राइटिंग कम पढ़ते हुए भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज आपको सिलेक्शन वहां पर दिला देगी, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि आपकी कॉपी पढ़नी ना पड़े, केवल देखकर ही चेक हो जाए, ठीक है। आपकी कॉपी इतनी अट्रैक्टिव हो कि उसको लगे कि हाँ यार ये चीज सही है, ठीक है। अब कवर करने के लिए सिंपल है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है एमईपी प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और एमईपी के अकॉर्डिंग जितने भी ये 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक्स हैं, इनके डेली बेसिस पे नोट्स बनाते जाइए, है ना, और ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और आपका एक्चुअली पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। आप समझिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें कवर ना हो। लेबर मूवमेंट, सिविल रिवॉर्ड्स, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हो गया, आपका जो है सोशल रिफॉर्म हो गया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर वीमेंस हो गया, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें कवर ना हो एमएपी 3 में और एमएपी 2 में। तो आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करके आप डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और डेली बेसिस पे उसको अच्छे से कवर कीजिए। इतने में डेफिनेटली 100 दिन है, 100 दिन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो एफर्ट आपके सही डायरेक्शन में हो, मीन्स आप सही गाइडेंस में दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि भाई आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट करवाना बड़ा काम है, ठीक है। आजकल जितने भी ऑनलाइन में जो है चल रहे हैं, कोई भी कॉपी चेक कर रहा है ना, कुछ भी मतलब चल रहा है, तो मतलब उस तरीके से बचें, है ना, और आप वहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हो रहा हो, ठीक है। तो इतना फोकस करेंगे तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई और टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में कर दें, जिससे कि मैं आगे के लिए जो है वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।